हेलो स्टूडेंट, आज हम आए हैं नए टॉपिक के साथ। फिश सीड एंड ट्रांसपोर्टेशन। फिश के जो सीड्स होते हैं उनको कहाँ से उनकी कलेक्शन होती है, कहाँ कैसे उनकी ट्रांसपोर्टेशन की जाती है, इसके बारे में आज हम जो है स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ फिश सीड्स। एक्चुअल में जो फिश सीड्स होती हैं वो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है किसी भी फ़िश कल्चर के लिए। फ़िश सीड जो होते हैं उनकी कमर्शियल टर्म्स हैं जिसको हम फ़िश के एग्स बोलते हैं, और वो भी फर्टिलाइज्ड एग होते हैं जहाँ से न्यू ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम फ़िश कल्चर की बात करते हैं तो फ़िश सीड जो होती है वो फर्टिलाइज्ड ओवा, जिसको स्पॉन भी बोलते हैं, और या डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस के यंग फिशेस हो सकती हैं जिनको हम स्टॉकिंग करते हैं एक्वाकल्चर में या कोई भी नेचुरल वाटर बॉडीज़ के अंदर, ताकि वो जो है टेबल साइज अडल्ट फिश में ग्रो कर सके। तो फिश सीड जो है वो फर्टिलाइज ओवा भी है और डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस भी हो सकती हैं जिनको हम फिश फार्म में कल्चर स्टॉकिंग के लिए यूज़ करते हैं। स्पॉन, सबसे पहले अगर हम डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, सबसे पहले आती है स्पॉन जो कि फर्टिलाइज्ड डेवलप एग होता है, डेवलपिंग एग होता है, अर्लीस्ट स्टेज होती है, और लगभग 8 to 10 आवर्स के बाद जो है फर्टिलाइजेशन के 8 से 10 घंटे के बाद जो है जो एम्ब्रियो होता है वो थोड़ी थोड़ी मूवमेंट जो है वो जो आप कह सकते हैं ट्विचिंग मूवमेंट जो है वो करनी शुरू कर देता है। फिर आते हैं हैचलिंग्स होते हैं। ये लार्वल स्टेज होती है जो कि योक सैक उनके आप देखेंगे यहाँ उनके हैंग कर रहा होता है उनके नीचे की साइड पर। ये आप देखिए, ये योक सैक है, ये उनकी हैंगिंग पोजीशन पर होता है जहाँ से वो अपना नरिशमेंट जो है वो लेते हैं, और ये अबाउट 2 to 3 डेज तक जो है वो रहता है। जब ये वो स्टेज होती है जब माउथ जो है वो नहीं बना हुआ होता है, इसीलिए जो है इनको अपना योक सैक से अपना फीड जो है वो लेते हैं। फिर आते हैं फिंगरलिंग्स जो होती हैं वो स्टेज होती हैं जो कि जब पूरी तरह से योक सैक अब्जॉर्ब हो चुका होता है और माउथ की फॉर्मेशन हो गई होती है। अब यहाँ देखिए, ये माउथ जो है वो बन चुका है। ये फ्री स्विमिंग फिशेस होती हैं जो कि फर्स्ट फीडिंग होती हैं, मतलब कि ये पहली ऐसी स्टेज है, लार्वल स्टेज है जो फीड करती है, ठीक है। और उसमें जो डिफरेंट डेवलपमेंटल सोमेटिक ऑर्गन जो है उनकी जो डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ये अबाउट 2 सेंटीमीटर के आसपास जो है वो फ्राई रहते हैं। फिर आते हैं जुवेनाइल, ये आप देख रहे हैं, ये आपका हैचलिंग्स है, ठीक है। और ये जब माउथ की फॉर्मेशन हो जाती है उस स्टेज में है। ये आपका 2 to 3 सेंटीमीटर के आसपास जो है फ्राई है, ठीक है। और इसमें माउथ बन चुका है और ये फर्स्ट फीडिंग स्टेज होती है। इसमें सोमेटिक ऑर्गन्स जो हैं वो भी डेवलप हो चुके होते हैं और इसका साइज़ लगभग 2 सेंटीमीटर के आसपास रहता है। फिर आते हैं जुवेनाइल, जिनको हम फिंगरलिंग्स भी बोल देते हैं, और ये फ़िश होती हैं स्मॉल साइज़ की। इनसे जो है स्टॉकिंग की जाती है ज़्यादातर, लेकिन ये सेक्सुअली मैच्योर नहीं होती हैं। ये बिल्कुल अडल्ट के जैसे दिखाई देती हैं बट इमेच्योर होती है सेक्सुअली, और इसकी आप जो लेंथ देखेंगे अबाउट 15 सेंटीमीटर के आसपास रहती है। फिर आते हैं ईयरलिंग्स, 1 ईयर ओल्ड जो यंग वंस होते हैं बड़ी बड़ी फिशेस के, उनको हम ईयरलिंग्स जो हैं वो बोलते हैं। अब आता है कि सोर्स क्या है, फिश सीड जो हैं वो कहाँ से हमें अवेलेबल हो सकते हैं। तो 3 मेन सोर्सेज होते हैं फिश सीड्स के कलेक्शन के। पहला तो होता है कि नेचुरल साइट है, जो ब्रीडिंग की साइट्स होती हैं वो नेचुरल साइट्स होती हैं, वहाँ से हो सकता है। कुछ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन से भी
जो है वो एग तैयार किए जा सकते हैं, या फिर जो इंड्यूस ब्रीडिंग के द्वारा जो है हम राइप फिशेस जो हैं वो इंड्यूस कर देते हैं, जिससे वो एग लेइंग या मैच्योरिटी में आकर स्पॉनिंग करना शुरू कर देती हैं। अगर आप देखेंगे जो नेचुरल साइट्स होती हैं ब्रीडिंग की, जहाँ से कलेक्शन की जाती है, वो ज़्यादातर रिवर बैंक होते हैं, ठीक है, जहाँ से जो है स्पॉन को कलेक्ट किया जाता है। इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर ये मेजर रिवर जो हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोमती, ब्रह्मपुत्रा, इनके जो बैंक होते हैं अलोंग द बैंक, वहाँ पर ये कलेक्ट किए जाते हैं। कुछ साइट जो होती हैं जिनको स्पॉन कलेक्शन या फ्राई या हैचलिंग कलेक्शन सेंटर भी बोलते हैं, वहाँ से भी कलेक्ट किए जा सकते हैं। फिश सीड जो कलेक्ट करते हैं वो ज़्यादातर जो फेवरेबल जो जगह होती है वो शैलो एरिया होता है, जहाँ पर पानी जो है ज़्यादा डीप नहीं होता है, और वो रिवर का कर्व एरिया होता है। अगर आप देखेंगे इस तरह से कोई रिवर है, तो ये जो कर्व एरिया होता है, यहाँ पर वाटर शैलो होता है, और यहाँ पर हमें जो एग हैं या हैचलिंग है, फ्राइज हैं, फिंगरलिंग्स हैं, वो मिल सकते हैं। लेकिन जब हम क्या करते हैं, हम नेट डालते हैं, और वो नेट सिंपल सा पीस ऑफ क्लॉथ रहता है, और जिसको बैम्बो के साथ जो है अटैच कर दिया जाता है, गमछा बोल देते हैं जिनको, और जब पानी इसके ऊपर से निकलता है तो वो जो एग्स होते हैं वो इस नेट के अंदर कलेक्ट हो जाते हैं। अब नेट के साथ साथ कुछ अदर भी चीज़ें कलेक्ट हो जाती हैं, तो डिज़ायर फिश एग को आइडेंटिफाई किया जाता है, चाहे उनके कलर के हिसाब से, चाहे शेप है, चाहे साइज़ है, ठीक है। अगर हैचलिंग है तो उनको हम उनके योक सैक के अकॉर्डिंग, उनकी लोकेशन ऑफ एनस क्या है, आई का साइज़ क्या है योक सैक का, ठीक है, पिगमेंटेशन कितनी है, माउथ की ओपनिंग कैसी है, फिन का स्ट्रक्चर कैसा है, ये डिफरेंट करेक्टर्स रहते हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्राई फिंगरलिंग्स को। तो मिक्सचर होता है, उसमें डिफरेंट लेवल के जो है वो स्पीसीज़ रहती हैं फिशेस की, ठीक है, जब हम उनको नेट में कलेक्ट करते हैं। फिर कुछ जैसे आप देखेंगे कार्प के एग हैं। नॉर्मल कार्प का एग अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल कार्प का एग जो है वो बिल्कुल राउंड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, पर लाइक होता है, नॉन स्टिकी होता है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात होती है, नॉन स्टिकिंग और नॉन फ्लोटिंग टाइप का होता है। और ये एग जब ले कर देते हैं ब्रीडर, तो क्या होता है कि पानी के अंदर एग जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और वो स्वेल कर जाता है, उसके बाद जो है जो स्वेलिंग के बाद जो है उसमें कुछ डिफरेंट एनिमल जो हैं या अलग अलग स्पीसीज़ के अंदर एग के अंदर जो है योक भी डिफरेंट रहता है। और 8 से 10 घंटे के बीच में जो है फर्टिलाइजेशन के बाद जो हैचलिंग जो है, जो कोमा शेप एम्ब्रियो आप यहाँ देखेंगे, ये कोमा शेप एम्ब्रियो जो है वो देखने को मिलता है अबाउट फर्टिलाइजेशन के 8 मिनट से 10 घंटे के बीच में, ठीक है। और टाइम जो है वो भी क्योंकि कलेक्शन जो है वो बहुत अपने आप में बहुत हार्ड प्रोसेस होता है, ठीक है, और उनको फिर हैचिंग हापास के अंदर ट्रांसफ़र करना, ठीक है। फिर ये एम्ब्रियो जो है इलोंगेट कर जाते हैं, आप देखेंगे ये कोमा शेप है, धीरे धीरे उनकी इलोंगेशन होनी शुरू हो जाती है, और बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो बन जाता है। जो हैचलिंग होते हैं वो आप देखेंगे 14 to 20 आवर्स के फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो डेवलप होते हैं, ठीक है। सेकंड जो रिवर के हम ये तो जैसे हमने बताया कि जो मेजर रिवर है उनके जब क्या होता है कि जब हम रिवर से कलेक्शन करते हैं एग की, तो सबसे ज़्यादा जो रिच सोर्स होता है, जो फ्रेश वाटर आप फिशेस देखते हैं जो हम फिश फार्मिंग में यूज़ करते हैं, उनके एग जो हैं हमें रिवर से ही मिलते हैं। स्टैंडिंग वाटर के अंदर जो है एग कलेक्शन जो है वो नहीं हो पाती है। तो
स्टैंडिंग वाटर में होती नहीं है, तो जो रिवर का एरिया होता है, फुल मून ड्यूरिंग मानसून सीज़न के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा ब्रीडिंग होती है, तो उस समय कलेक्शन जो है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो डिफरेंट नेट जो है वो यूज़ किए जाते हैं एग की कलेक्शन के लिए। फिर आता है सेकंड पार्ट होता है जिसमें हम कहते हैं आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो एग है, मिल्ट जिसको स्पर्म भी बोलते हैं, या ओवा जो है, उनको कलेक्ट किया जाता है जो कि मेच्योर सेक्सुअली मेच्योर फिशेस होते हैं वहाँ से। और दो मेथड से किया जाता है, एक होता है ड्राई मेथड, दूसरा होता है वेट मेथड। जो ड्राई मेथड होता है, ड्राई मेथड में जैसे नाम से पता चल रहा है कि एग और स्पर्म को मिक्स किया जाता है और उनको लगभग 2 से 3 हाफ एन आवर के लिए जो है वो छोड़ दिया जाता है फ्री। फिर उसमें वाटर को ऐड किया जाता है, फर्टिलाइज्ड एग हो चुके हैं, और उनको फिर हैचलिंग हापा में भेज दिया जाता है। जो वेट मेथड होता है उसमें ज़्यादातर जो स्टिकी एग होते हैं, जैसे हमने बताया कार्प के एग नॉन स्टिकी और नॉन फ्लोटिंग होते हैं, तो जिनके स्टिकी एग्स होते हैं उन की कलेक्शन जब करनी होती है तो वेट मेथड से जो है वो की जाती है, जिसमें क्या होता है कि वाटर को पहले एग और वाटर को मिक्स किया जाता है, फिर उसके बाद जो है स्पर्म को जो है वो स्प्रेड कर दिया जाता है उसके ऊपर, और उस मिक्सचर को कुछ समय के लिए रखा जाता है और फिर हैचिंग हापा के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर आता है थर्ड मेथड जो है वो है इंड्यूस ब्रीडिंग। हमने इंड्यूस ब्रीडिंग का जो पार्ट पढ़ा था उसमें हमने देखा कि कैसे जो है उनको फिशेस को, मैच्योर फिशेस को जो है इंड्यूस किया जाता है, जिसके कारण वो स्पॉनिंग जो है वो जल्दी से कर देती हैं। तो उसके लिए हम पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट जो है फिशेस के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या हार्मोनल इंजेक्शन हो जो है हम ब्रीड के अंदर, जो भी हमारी सेक्सुअली मैच्योर फिशेस हैं उनके अंदर दे दिया जाता है। ज़्यादातर ब्रीडिंग हापास में रखा जाता है सेक्सुअली मैच्योर स्पीसीज़ को, फिशेस को, और उनको उसको फिर जो है स्पॉनिंग, जैसे ही हार्मोनल इंजेक्शन देते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और वो स्पॉनिंग करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट, अगर आप देखेंगे एग जो है डिफरेंट स्टेजेस से होता है, कि सिंगल सेल, फिर डबल, फर्स्ट क्लीवेज, सेकेंड, फोर्थ सेल स्टेज, इस तरह से, और ये कोमा शेप जो है। और यहाँ पर अबाउट एग जो है वो फुली, यानी कि जो एम्ब्रियो होता है वो फुली मैच्योर हो जाता है और वो हैचिंग के लिए तैयार हो जाता है। अगर आप देखेंगे फर्स्ट एच लार्वा इस तरह का होता है, 3 डेज़ का लार्वा जो है इतना लंबा हो जाता है, 2 डेज़ का लार्वा 1 और 2 डेज़ के बीच में देखिए, और फिर जो लार्वा रेडी हो जाता है फीडिंग के लिए, जब माउथ की फॉर्मेशन हो जाती है, आप देखेंगे यहाँ पर माउथ नहीं है, यहाँ पर माउथ नहीं है, और अबाउट 3 डेज़ के बाद जो है माउथ फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है और फिर फ्राई जो हैं वो बन जाती हैं। अब जो डेवलपमेंट होती है वह हमने बताया कि एग की कलेक्शन करते हैं, ठीक है, एग की कलेक्शन हो जाती है, और एग की कलेक्शन के बाद जो है हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन होता है वो होता है जो फ्राइज़ हैं या फिंगरलिंग्स हैं उनको कैसे जो है वो कलेक्ट किया जाए। एग की कलेक्शन हमने देख ली, एग को तो नॉर्मली पानी के अंदर या तो नेट डाल दिए जाते हैं और नेट के थ्रू जो उनको कलेक्ट कर लिया जाता है। जो ब्रीडर्स होते हैं वो एग ले करते हैं और फिर नेट के जो ब्रीडिंग हापास होते हैं उनके नेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं, ठीक है, और एग जो है एक साइड पर, एक कॉर्नर पर इकट्ठे हो जाते हैं, उनको वहाँ से कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। फिर इन्हीं एग्स को जो है हैचिंग हापा के अंदर जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। हैचिंग हापा हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ये हैचिंग हापास हैं, ये डबल नेट होते हैं। आप देखिए एक अंदर वाला पार्ट होता है और एक बाहर वाला पार्ट होता है। अंदर वाले पार्ट के अंदर जो है जो एग्स जो हैं उनको रखा जाता है। फिर ये एग जो हैं, देखिए आप देखें ये एग जो हैं ये डेवलप होकर लार्वा बना लेते हैं, तो लार्वा जो है नेट से निकलकर बाहर वाले हापा जो नेटवर्क है उसके अंदर आ जाते हैं और ऊपर जो है वो डेब्रीज जो हैं वो रह जाती हैं।
तो हैचिंग हापा से अब हमने एग को जब हैचिंग हापा में डाला फिर उसमें लार्वा बना। अब इस लार्वा को भी हम फिश सीड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने हैचिंग हापा से कलेक्शन करनी है, चाहे वो फ्राई हैं, चाहे वो हैचलिंग्स हैं, फिंगरलिंग्स हैं, तो वो एग जो है नॉर्मल एग 24 से 20 घंटे 14 to 20 आवर आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है वो हैच होता है। उस समय टेम्परेचर भी बहुत स्टैंडर्ड रहता है कि 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर जो है हैचिंग को ये कह सकते हैं रोक देते हैं। फिर क्या करते हैं, वो जो आउटर वाला हापा होता है हैचिंग हापा, वहाँ से जो है वो फ्राइज को कलेक्ट कर लिया जाता है, लार्वी को कलेक्ट किया जा सकता है। दूसरा होता है कि हम रिवर से भी हैचिंग हापा से तो कर ही सकते हैं हैचलिंग्स को, फ्राई को, फिंगरलिंग्स को, लेकिन रिवर से भी जो है हैचलिंग्स जो हैं जिनको फ्राई या फिंगरलिंग्स को कलेक्ट किया जाता है। और ये फेवरेट जो साइट होती हैं कलेक्शन की, वो स्लोपिंग बैंक होता है रिवर का, जहाँ पर स्लोप होता है वहाँ पर होता है। और यहाँ पर जो है जो करंट होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। माउथ जो होता है वहाँ पर स्मॉल क्रैक होते हैं, जिसके कारण वहाँ पर फिंगर लिंक्स जो है अपने आप को होल्ड कर लेते हैं। स्पेशल नेट बनाए जाते हैं, फ्राई कलेक्टिंग नेट बोलते हैं हम जिसको, जिसके अंदर जो है मेन पीस रहता है। ये आप देखिए, ये फ्राई कलेक्टिंग नेट होता है, बम्बू कर लिया जाता है और उसको पानी के अंदर इस तरह नेटवर्क को लगा देते हैं और पानी के साथ जो है एग हैं, फ्राई हैं, फिंगरलिंग्स आती हैं और वो इस नेट के अंदर कोट हो जाती हैं। ठीक है, फिर उनको जो है वो निकाल लिया जाता है। फिर उसके अलावा रिवर जहाँ पर फ्राई कलेक्शन नेट जो हैं वो यूज़ होते हैं, जिसके हमने बता दिए 2 मेन पीस होते हैं। 1 पीस मेन पीस होता है, सेकंड टेल पीस होता है जिसको गमछा बोलते हैं। और या हम सिटी मार्केट से भी फ्राई या फिंगरलिंग्स को कलेक्ट कर सकते हैं। फिंगरलिंग्स की कलेक्शन जो है रिवर से, जो रिवर साइड होती है वहाँ से की जा सकती है, या हम उनको जैसे फ्राई कलेक्टिंग सेंटर नेट से करते हैं। फिंगरलिंग की रिवर से, या इरिगेशन चैनल है, या पैडी फील्ड है, जहाँ से हम जो है इनको, या सीम्स, डिप नेट, कास्ट नेट, ये कास्ट नेट है एक, आप देखेंगे इस तरह के कास्ट नेट होते हैं जिनके थ्रू जो है फिंगरलिंग्स को जो है वो कलेक्ट किया जा सकता है। तो ये हैचिंग हापर्स इस तरह के होते हैं। जब हम किसी रिवर से या कहीं से भी करते हैं तो मेन जो स्लोपिंग पोजीशन होनी चाहिए, और वहाँ पर क्या है कर्विंग, जहाँ पर कर्व होता है वहीं पर जो है स्पोर तैयार किया जाता है। चलिए, उसके बाद आता है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ फिश सीड। हम कैसे फिश सीड को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो कलेक्शन हो गई, चाहे हमने एग स्टेज में की, चाहे हमने रिवर से की, चाहे हमने डिफरेंट नेट का यूज़ किया, हमारे पास जो है वो सीड जो है वो आ गए हैं। अब हम इन सीड को ट्रांसपोर्ट भी करेंगे। जो फिशरीज इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ पर सीड की ट्रांसपोर्टेशन या अडल्ट फ़िश की ट्रांसपोर्टेशन की जाती है। बहुत सारे रीज़न रहते हैं, क्योंकि स्टॉकिंग पॉन्ड जो है वो साइट पे ना अवेलेबल होना, फिश सीड जो हैं उनकी रिक्वायर्ड जो होती हैं वो नेचुरल ब्रीडिंग साइट के अंदर जो है उनको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत हो सकती है, ताकि उनको हम कल्चरल साइट के पास लेके जा सकें। ठीक है, जैसे कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जिनको आर्टिफिशियल या इंड्यूस ब्रीडिंग से जो है वो एगलिंग पोजीशन तक लाया जाता है, तो वहाँ पर कुछ ट्रेडिंग सेंटर्स होते हैं जिनको हम कल्चर साइट्स भी बोलते हैं, वहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उस समय फ़िश जो है वो अलाइव होनी चाहिए और हेल्दी होनी चाहिए, प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पर जब फ़िश की ट्रांसपोर्टेशन होती है या फिश सीड की ट्रांसपोर्टेशन होती है, उस समय 2-3 चीज़ों को जो है वो ध्यान में रखा जाता है, जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोसीजर, कि हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं सेफली,
जो यंग फिशेस हैं, चाहे वो फ्राई, फिंगरलिंग, स्पॉन है, उनको हम किस प्रोसीजर के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या हमें कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर जो है वो ध्यान देना होता है। तो सबसे पहला आता है डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोसीजर। तो सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि हम ट्रांसपोर्टेशन हमें कैसा चाहिए। तो उसके लिए होता है डिस्टेंस टू बी कवर्ड। सबसे पहला फैक्टर होता है कि जो भी हमारी फ़िश फीड है या फ़िश है जिनको हमने ट्रांसपोर्ट करना है, वो कितनी दूर तक लेके जानी है। तो किस तरह का कंटेनर होना चाहिए, ऑक्सीजन की सप्लाई कैसी होनी चाहिए, जो वेस्ट मटेरियल कलेक्ट होगा उसकी रिमूवल कैसे होगी, ठीक है, या अदर जो स्ट्रेस हैं, इंजरीज़ हैं, उनकी अवॉइडेंस कैसे हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखी जाती हैं। तो लॉन्गर डिस्टेंस जो है उसके लिए हमें अरेंजमेंट जो है वो ज़्यादा करने पड़ते हैं, ठीक है। सेकंड आता है कंडीशन ऑफ द रोड। अगर रोड बहुत स्मूथ है, ठीक है, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है और जो है ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। लेकिन अगर बैड रोड कंडीशन होती हैं तो वहाँ पर हमें जो स्टायरोफोम टाइप के लाइंड कंटेनर आते हैं उनके अंदर रखना पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में बैड रास्तों में क्या होता है कि वो हिलते हैं, तो उनकी इंजरी की जो है वो संभावना बढ़ जाती है। फिर आते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ व्हीकल। व्हीकल कैसा अवेलेबल हुआ। तो कॉमन व्हीकल जो है वो ट्रेन या ट्रक के द्वारा जो है ट्रांसपोर्ट की जाती है। लेकिन अगर डिस्टेंस कम होती है तो हम या थोड़ी फिशेस को लेके जाना होता है तो हम छोटे व्हीकल को प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर वही व्हीकल का साइज़ ज़्यादा है या जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है वो व्हीकल तैयार किया जाता है। फिर आता है जो सक्सेसफुल ट्रांसपोर्ट करना होता है तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। तो सबसे पहले आता है वाटर की क्वालिटी, क्योंकि फ़िश को हम पानी के अंदर डाल कर ले जाते हैं तो उसकी क्वालिटी बहुत मैटर करती है। टेम्परेचर, ठीक है, उस वाटर का टेम्परेचर जो है वो कूल होना चाहिए, लोअर, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मेटाबॉलिज्म बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगी तो एक्सक्रीटिव या डाइजेस्टिव वेस्ट जो है वो रिलीज़ होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है वो किया जाता है, टेम्परेचर को कूल रखा जाता है, ठीक है। डिज़ोल्व ऑक्सीजन, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, क्योंकि थ्रू आउट जहाँ भी लेके जा रहे हैं, छोटी दूरी पे, लंबी दूरी पे, तो वहाँ पर हमें डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो है समय समय पर देनी पड़ती है। कुछ अमोनिया बिल्डअप भी किए जाते हैं। अमोनिया बिल्डअप से आप समझते हैं, अमोनिया बिल्डअप जो है ओवर क्राउडिंग को, जो कि वेस्ट, जितना वेस्ट होता है वो कम से कम हो, ठीक है, और ओवर क्राउडिंग फिशेस की कम हो, इस तरह की जो है वो अमोनिया बिल्डअप जो है वो तैयार किए जाते हैं। फिर आता है उसके बाद एड बफर। बेकिंग सोडा है, स्टेबलाइज पीएच है, उसको हमारे को ज़रूरत पड़ती है जब हम वो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वाटर क्वालिटी को स्टेबलाइज पीएच करने के लिए। स्टॉकिंग डेंसिटी, अब हम जब ट्रांसपोर्ट करते हैं, चाहे हम पोली बैग में कर रहे हैं, चाहे जो भी हमारा कंटेनर है, उसके अकॉर्डिंग जो है हमें उसमें स्टॉकिंग कैपेसिटी को भी देखना होता है। जो हैचलिंग्स होते हैं, फ्राई फिंगरलिंग्स होते हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर अगर चेंज हो जाता है तो काफ़ी हद तक जो है मोर्टेलिटी बढ़ सकती है। ऑक्सीजन की कमी हो जाए, या वेस्ट मटेरियल जो है अकोमुलेट हो जाए, या किसी तरह की फ़िज़िकल इंजरीज हो जाए, या कोई स्ट्रेन हो जाए, तो हमारी जो फिशेस जो हैं वो सीड जो है वो ख़त्म हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं कि स्टॉकिंग डेंसिटी जो है वो डिसाइड कर ली जाती है कि पर लीटर वाटर के अंदर कितने फिश फिंगरलिंग यंग वंस जो हैं वो आ सकते हैं। तो अगर हम फ़िश की टाइप देखते हैं तो स्पॉन जो टाइप की फ़िशेस होती हैं जो एग ले करती हैं, वो 2000 से 5000 तक के जो है डेंसिटी
तक जो है कर सकते हैं हम। अगर फ्राइज़ हैं तो उनकी हमारे जो पोंड की डेंसिटी होगी वो 1000 से 1500 होगी। वहीं अगर फिंगरलिंग की बात करेंगे तो वो फिंगरलिंग जो हैं 250 से 500 तक की रेंज में हो सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये पॉली बैग्स हैं, इनके अंदर जो है फिशेस को लेके जाया जाता है ट्रांसपोर्टेशन में। ये देखिए बड़े कंटेनर हैं, ट्रांसपेरेंट कंटेनर यूज़ करते हैं, या ये आप देखेंगे ये एरिएटिंग जो स्क्रू कैप है वो लगा दिया जाता है। वाटर है, वाटर का इनलेट स्क्रू कैप के साथ टाइट कवर होना चाहिए, टाइटनिंग रिंग्स भी होनी चाहिए। वो आप देखते हो ना कि ऊपर से कपड़ा लगा के उसके चारों तरफ एक रिंग लगा दी जाती है, जिसके कारण वो एयर टाइट हो जाता है। प्लास्टिक कंटेनर जो हैं वो हमने अवॉइड कर रखे हैं। फिर आता है नेक्स्ट है मेथड ऑफ सीड ट्रांसपोर्ट। दो डिफरेंट मेथड से हम फिश की ट्रांसपोर्ट करते हैं। पहला आता है क्लोज सिस्टम, जिसमें ऑक्सीजन को रिफ़िल करने की ज़रूरत नहीं होती। ये सिंपल पॉलीथीन बैग्स होते हैं जिनका ऑक्सीजन और वाटर लेवल जो है ऑलरेडी चेक कर लिया जाता है, जिसमें 1/3 वाटर होता है तो उसके अंदर 2/3 जो है वो ऑक्सीजन देखने को मिलती है। आइडियली आप देखेंगे कि जो स्मॉल स्केल है या शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन जो है उनको पकड़ते हैं, तो जो ये आइडियल जो हमारी स्मॉल स्केल या शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है, जिसमें अबाउट 6 to 8 आवर्स का जो आप वो देखते हैं टाइम पीरियड है शॉर्ट डिस्टेंस में। फिर एडवांटेजेस होते हैं क्योंकि ये पोर्टेबल है, ठीक है, इजीली इसको हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जा सकते हैं। इनकी कॉस्ट भी जो है बहुत कम होती है। लिमिटेशन भी है कि ड्यूरेशन जो है वो लिमिटेड है, क्वांटिटी है वो भी लिमिटेड है, ठीक है। फिर आता है ओपन सिस्टम, जिसके अंदर ऑक्सीजन को थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है वो रिफ़िल या एरिएशन जो है वो बढ़ा दी जाती है। ये टैंक हैं या जो हमारे कंटेनर्स हैं जिनके अंदर कंटिन्यूस ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए, एरिएटर लगे होने चाहिए। उसके अंदर जो मीडिया है वो भी होना चाहिए, जो मीडियम है वो भी अकॉर्डिंगली होना चाहिए कि जो ओपन सिस्टम है उसके अंदर हमने बताया टैंक और कंटेनर जो है वो बड़े साइज के होते हैं। फिर उसके बाद जो है उनका मीडियम लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर मीडियम भी यूज़ किया जाता है, और इसमें वॉल्यूम ऑफ सीड जो है वो 15,000 से 40,000 के आसपास रहती है, और टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है आइस पैक, या अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो उसके जो है चारों तरफ जो है आइस पैक जो है वो लगा दिए जाते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे ये क्लोज टाइप का ट्रांसपोर्टेशन है, ये ओपन टाइप की है, ठीक है। क्लोज टाइप में हम पॉलीथीन बैग जो लेते हैं उसमें 1/3 वाटर डाल देते हैं और उसमें 2/3 जो है ऑक्सीजन रहती है। इसमें स्मॉल स्केल के छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए ले जा सकते हैं, और इनकी कॉस्ट भी जो है ज़्यादा नहीं पड़ती। लेकिन दूर के अगर जाना होता है तो ओपन टाइप के हम जो है रिफ़िल यूज़ करते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है आप देखेंगे लगातार जो है सप्लाई होती रहती है। कुछ लाइव फिशेस को भी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। स्पेशलाइज्ड टैंक होते हैं जहां ऑक्सीजनेशन सिस्टम और वाटर सर्कुलेशन जो है वो मेंटेन किया जाता है। इसके अलावा उनको हम कुछ हम हमारी जो कमर्शियल हैचरीज होती हैं या लार्ज फार्म होते हैं वहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो हो जाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ प्रिकॉशन भी रखी जाती हैं। प्रिकॉशन रखना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए जैसे हमने बताया एग की कलेक्शन की जाती है, फिर एग को हम जो है वो हैचिंग हापा के अंदर डाल देते हैं। हैचिंग हापा से हम लार्वा जो है वो लेते हैं, चाहे वो कोई भी स्टेज हो सकती है, फिश है, स्पॉन है, फिंगरलिंग्स हैं, तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है।
जो स्पान है, जो फ्राइज़ रहते हैं, उनको हम टाइट एल्युमिनियम के या गैल्वेनाइज जो है टाइप के जो है वो टैंक बनाए जाते हैं, जिनके थ्रू उनको लेके जा सकता है। इसके अलावा पॉलीथीन बैग्स भी होते हैं या एल्कलाइन बैग होते हैं, उनको भी यूज़ किया जा सकता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सेकंड जो पार्ट रहता है वो ट्रांसपोर्टेशन में आता है फ्राई और फिंगरलिंग्स को। अगर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन होना है तो ओपन टाइप के हम सिस्टम को जो है वो फॉलो करते हैं, काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है। और इसमें जो है नॉर्मली आप देखेंगे कॉमनली जो यूज़ किया जाता है फ्राई और फिंगरलिंग्स की कलेक्शन के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो 50,000 फ्राइज़ जो होती है उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है 20 से 25 के बीच में कंटेनर के अंदर। वाटर को है अबाउट 75,000 फ्राई कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन 30 to 35, ठीक है। इफ़ वाटर उनके अंदर रहता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, वाटर जो है वो एसिडिक हो जाता है क्योंकि लगातार कार्बन डाइऑक्साइड की एक्यूमुलेशन होने लग जाती है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम थोड़ा सा उसके अंदर एल्कलाइन या सॉइल जो है वो वाटर के अंदर ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो वाटर को कुछ इंटरवल के बाद जो है वो चेंज कर दिया जाता है पूरी तरह से। अब आती हैं इनके अंदर प्रिकॉशन क्या क्या लेनी है। देखो, सबसे पहली प्रिकॉशन है कि हमें स्पीसीज़, टेम्परेचर या ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड होना होता है, तो उनके ऊपर पूरा वर्कआउट करना चाहिए। जो प्री ट्रांसपोर्ट कंडीशनिंग हो सकती हैं कि ख़रीदने से पहले या कलेक्शन से पहले, या हम कह सकते हैं कि उनको हमने नर्सरी पॉन्ड में डालने से पहले जो है उनके अंदर क्या क्या देखा जाता है। जो फास्टिंग फ़िश होती है, फ़िश को जो है नॉर्मली क्या करते हैं 2 दिन ट्रांसपोर्टेशन से 2 दिन पहले कुछ नहीं खाने को देते। उससे क्या होता है उनकी गट जो है वो क्लियर हो जाती है, ठीक है। और इस पार्ट को हम बोलते हैं कंडीशनिंग ऑफ, इसको बोलते हैं कंडीशनिंग। कंडीशनिंग ऑफ फ्राइज़। फिर सेकंड रहते हैं कि फ्राइज़ को जो है क्योंकि ये ग्रेजुअली एक्लिमेटाइज कर जाते हैं जो भी ट्रांसपोर्ट वाटर टेम्परेचर होता है। फिर फ्राई को हम मॉर्निंग में या इवनिंग के अंदर ही ट्रांसपोर्ट करते हैं क्योंकि उस समय जो है जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम हो चुकी होती है। फिर हम उसमें देखते हैं कि कुछ फ्री माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन को खा लेते हैं वो भी वाटर के अंदर देखने को मिलते हैं। हॉट वेदर के अंदर कंटेनर को हम कवर कर देते हैं विद वेट क्लॉथ के द्वारा, ठीक है। और या कोई क्लॉथ के साथ है या कोई और वेट जो भी साधन हम यूज़ करते हैं। अगर जोल्टिंग शुड बी मिनिमम होनी चाहिए ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन टू प्रिवेंट द शॉक टू फिश सीड। फास्ट ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, चाहे एरोप्लेन से करो चाहे यूजिंग रोड, ठीक है। उसके बाद आता है इनके अंदर पैकिंग के टाइम पर भी हमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होता है, जैसे स्ट्रॉन्ग लीक प्रूफ पॉलीथीन बैग जो हैं वो निकालने हैं और उनको जो है वो अरेंज करना है। फिर पैक बैग इन इंसुलेटेड कंटेनर जैसे स्टाइलोफोम बॉक्सेस के अंदर जो है वो रख दिया जाता है। जैसे आप देखेंगे ये वाला पार्ट है, यहाँ पर देखिए ये इसको बैग को जो है एक और इंसुलेटिंग कंटेनर के अंदर जो है वो स्टोर किया जाता है। ये भी देखा जाता है कि किसी तरह की कोई स्ट्रेस तो नहीं है जिसके कारण जो है डेथ रेट तो ज़्यादा हो सकती है। फिर आता है फ़िश की इम्पोर्टेंस। अब देखिए एग बन जाते हैं, एग को हमने कलेक्ट कर लिया, एग को हम फिर नर्सरी के अंदर डाल देते हैं। फिर वहाँ से वो सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस वही स्पॉन, फिंगरलिंग्स या फिर फ्राई हैं, फ्राई के बाद फिंगरलिंग्स हैं, ईयरलिंग्स हैं, इनको जो है वो इकट्ठा किया जाता है और फिर उनको
जो हमारे पॉन्ड होते हैं उनके अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। जो कलेक्शन होती है फिंगरलिंग्स की वो हम देख सकते हैं डिफरेंट साइट्स होती हैं जहाँ से जो सीड फिश सीड को कलेक्ट किया जाता है। फिर आता है कि जो फिंगरलिंग्स होते हैं उनकी रेयरिंग की जाती है। कुछ फिंगरलिंग्स हैं जो एग ले करते हैं और उनके जो फिंगरलिंग्स होते हैं उनको भी जो है रेयरिंग पॉन्ड के अंदर जो है वो डाल दिया जाता है। सबसे पहले नर्सरी पॉन्ड के अंदर डाला जाता है, नर्सरी पॉन्ड के बाद जो है उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है रेयरिंग पॉन्ड के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो साइज़ में बड़े होते हैं, वहाँ पर केयर जो है वो ज़्यादा रखी जाती हैं। फिर जो फिंगरलिंग्स होते हैं जो कि सिंगल स्पीसीज़ के हों उन सबको इकट्ठा करा के एक स्पेशल साइट पे जो है वो पिक दे दी जाती है। फिर आता है कि कुछ प्रोडक्शन भी होती है। अब रेयरिंग पॉन्ड में फिंगरलिंग्स को डाल दिया, फिश प्रोडक्शन भी होनी शुरू हो गई और फिर जो है हार्वेस्टिंग होती है। हार्वेस्टिंग में जो कैचिंग फ़िश होती हैं उनको मार्केट से लाना ले जाने का काम जो है वो भी देखा जाता है। तो हार्वेस्टिंग तो सिंपल प्रोसेस है जिसके अंदर जो है जो भी हमारी फिशेस हैं उनके एग्स जिनको हम स्टॉकिंग पॉन्ड में ट्रांसफ़र करने वाले हैं उनको हार्वेस्ट किया जाता है, हार्वेस्टिंग बोलते हैं। ये जो मैच्योर फिश होती हैं बहुत ही सस्ते रेटों में मिल सकती हैं, तो उनको हार्वेस्टिंग जो है वो ईयर के जो भी फर्स्ट ईयर है स्टॉकिंग का उसके बाद होती है, ठीक है। फिश को ड्रैग नेट या कास्ट नेट के द्वारा जो है कलेक्ट कर लिया जाता है। फिर उनको अर्ली मॉर्निंग जो है उसके अंदर डाल दिया जाता है। हार्वेस्टिंग करने के बाद जो है फिश जो है वो सेल कर दी जाती है। हम जो नर्सरी पॉन्ड को रीस्टॉक करते हैं और फाइनल ईयर में जो कि स्पेशल प्रोसीजर जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं। तो इम्पोर्टेंस क्या है? फ़िश सीड्स की इम्पोर्टेंस है कि वो एक्वाकल्चर में तो हाईली क्वालिटी के जो फ़िश सीड यूज़ किए जाते हैं ताकि जो सर्वाइवल रेट है और ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हो और अच्छी हो। फिशरीज़ में अगर जो नेचुरल हमारे फ़िश पॉपुलेशन है वो लगातार कम होते जा रहे हैं ड्यू टू हार्वेस्टिंग ऑफ फ़िश, तो वहाँ पर हम फिशरीज़ के अंदर जो है फ़िश सीड जो है वो यूज़ कर सकते हैं टू प्रॉपरली मेंटेन द पॉपुलेशन। स्पीसीज़ की कंजर्वेशन भी की जा सकती हैं। कुछ ब्रीडिंग है, रिस्टोरिंग हापर्स रहते हैं जिनके अंदर एंडेंजर स्पीसीज़ को जो है वो कलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा कॉमन फिश सीड की स्पीसीज़ जो हैं वो हैं कार्प है, टिलपिया है, कैट फिशेस हैं। ये आप देखेंगे ये फ़िश बैग्स होते हैं जिनके अंदर फिश को कैरी किया जाता है। ये आपकी कार्प्स हैं, ठीक है, और ये हमारे टिलपिया हैं। ये इनके सीड जो हैं बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। फिर ये आप देखेंगे कैट फिश है, ठीक है, और फिर जो है ट्राउट और साल्मन जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इन जो ये कॉमन फिशेस हैं इनके जो सीड्स होते हैं इनको कैसे कलेक्ट करते हैं और कैसे इनकी ट्रांसपोर्टेशन की जाती है। थैंक यू।